नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो भिवानी से बड़ी खबर है, जहां सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल की बिल्डिंग बदहाल है। पहली ही बारिश ने खोली मेंटेनेंस की पोल और बारिश के बाद दीवारों से अंदर आया पानी। शिक्षा बोर्ड को सौंपी जानी थी बिल्डिंग, बोर्ड ने इसे लेने से इनकार कर दिया है और बोर्ड चेयरमैन ने किया बिल्डिंग का दौरा। बोर्ड ने पीडब्ल्यूडी विभाग को भी तो बोर्ड चेयरमैन ने बिल्डिंग का दौरा किया। 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ठेका दिया था मेंटेनेंस का। और आपको बता दें कि भिवानी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं। बोर्ड ने इसे लेने से इनकार कर दिया है और पहली बारिश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल की पोल खुल गई है और 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ठेका दिया गया था। और अब शिक्षा बोर्ड ने इस भवन को, इस इमारत को, इस स्कूल को लेने से मना कर दिया है। तो पहली बारिश ने खोली मेंटेनेंस की पोल और बारिश के बाद दीवारों से अंदर आया पानी। छत से पानी रिस रहा है, दीवारों से पानी रिस रहा है। शिक्षा बोर्ड ने इसे लेने से मना कर दिया है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दीवारों से पानी पसीज रहा है। ये 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ठेका दिया गया था स्कूल के लिए और हालत देखिए, पहली बारिश ने पोल खोलकर रख दी है। और तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस पैमाने पर इस भवन का, इस स्कूल का निर्माण किया गया था कि पहले ही बारिश में जो सीपेज की समस्या होती है, जो पानी लीक कर दीवार के अंदर से आता है रिसकर, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहली बारिश ने भिवानी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल बनाया गया, 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ठेका दिया गया और आखिरकार शिक्षा बोर्ड को मिला क्या? शिक्षा बोर्ड को मिलने जा रहा था ये पसीजता हुआ इमारत। आप छत भी देखिए, छत भी जगह जगह से टूट गई है और ये नई इमारत है, बिल्कुल नई इमारत है। 1 करोड़ 5 लाख रुपए का इसका ठेका दिया गया था और अब शिक्षा बोर्ड ने इस स्कूल को लेने से साफ इनकार कर दिया है। तो जाहिर तौर पर मानकों के अनुरूप इस भवन का निर्माण नहीं किया गया और कहीं न कहीं खामियां और लापरवाहियां बरती गई, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। और स्कूल की दीवारों से पानी पसीज रहा है, पानी रिसकर अंदर आ रहा है और पहली ही बारिश के बाद का ये हाल है। पहली बारिश के बाद स्कूल की बदहाली देखने को मिली है और पहली बारिश में छत के हिस्से टूटकर गिर जाते हैं, दीवारें पसीजती हैं, पानी रिसकर अंदर आता है। तो फिलहाल शिक्षा बोर्ड ने इस स्कूल को लेने से मना कर दिया है। हमारे पास केवल जेई हैं, कोई एसडीओ नहीं हमारे पास बोर्ड के पास। और जो टेंडर में जो शर्तें थी उस अनुसार काम किया जाना था। ठेकेदार को ही जब लेंटर लगाता उसके अंदर ही पाइप दबाने होते हैं, बाहर नहीं दबाने होते। आपने देखा भी होगा कितने सारे पाइप बाहर लगे हुए हैं। 1 करोड़ 5 लाख 20 हजार का ये ठेका हमने पीडब्ल्यूडी को आउटसोर्स से काम करने के लिए दिया था। उन्होंने अशोक कुमार जी को ठेका दिया, उन्होंने आगे कर दिया। सर ये तो ये काम था, जो अदर काम आपने गिनवाए फुटपाथ का, सड़क बनाने का, वो कितने कितने के थे? वो अलग अलग ठेकेदारों को हुए। सड़क भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास की थी, उसमें से 40 लाख के आसपास हमारे बचते हैं। और 2018 का मामला है, सड़क 19 में बन चुकी है, उसके बाद भी कोई हिसाब काम किया हमने। उसके बाद पाइप डालना था उसके अंदर 4 फुट का, वो हमने 4 फुट का कनेक्ट कर रखा है। वहां से अगर कोई लीकेज आ रही है तो वो तो पुराना पाइप है ना, उसके अंदर ब्लॉकेज है तो उसका तो हमारे सर स्कोप ऑफ वर्क में उसके हिसाब से हमारा काम 100% है। क्वालिटी कंटेंट और वो चीज नहीं, क्वालिटी कंटेंट आप 100% चेक करा लीजिए। हमने स्लैब डाली है, उसका टेस्टिंग उसका टेस्ट रिपोर्ट है, उसकी डिपार्टमेंट में सबमिटेड है, वो सारी चीजें हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या पूरा मामला है? किस स्तर पर गड़बड़ झाला हुआ है या फिर मानकों के अनुरूप बिल्डिंग का निर्माण किया गया लेकिन बारिश को वो रोक नहीं पाए? क्या है पूरा अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भिवानी का ये मामला है। भिवानी के अंदर जो शिक्षा बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड के अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल है। आपको बता दूं कि वहां पर इस प्रकार से टेंडर दिया गया था मेंटेनेंस के लिए। पीडब्ल्यूडी विभाग को ये मेंटेनेंस के लिए जो है ठेका दिया गया था। लगभग 1 करोड़ के करीब ये जो है
पैसा बैठता था। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष जो है ये बना करके काम जो है शिक्षा बोर्ड को देना था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। उसके बावजूद इस प्रकार से एक साल बीतने के बाद जैसे ही पहली बारिश आई तो पहली बारिश में ही पानी टपकने लगा। इस बात की सूचना जैसे ही बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह को मिली तो वो खुद मुआयना करने के लिए मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है इस मामले में ठेकेदार को भी बुलाया और उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग को जब ठेका दिया गया था पहली बारिश में ये ऐसे में बच्चों को किस प्रकार से बैठाया है, क्योंकि स्कूल है और स्कूल के अंदर अगर बच्चे किसी प्रकार की हो सकती है तो उसमें मामले में दिक्कत आ सकती है। इस बात का आगे उन्होंने आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि सही तरीके से कार्य नहीं हुआ जिसकी वजह से ये पानी चला है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के वह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे तथा इस कार्य को जो है मेंटेनेंस पूर्ण रूप से कहा जाता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी जो है बोर्ड की चाहे सड़क की बात हो, वाटर की रिपेयर की बात हो, सभी में ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसी प्रकार का कार्य किया है, जिससे काफी खामियां उन्होंने दी, काफी दिक्कत का सामना जो है बोर्ड को करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग अगर सही तरीके से कार्य करवाता तो ऐसा ना होता। इस प्रकार के आरोप जो है उन्होंने लगाए। तो दीपक, जाहिर तौर पर फिर सारी जो अनियमितताएं हैं या जो भी गड़बड़ी आप कह लें वो बरती गई है सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से। बिल्कुल, जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो आगे जो है सबलेट किया था ठेका, जो ठेकेदार है वो सही तरीके से उसने कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अगर ठेकेदार का क्या नाम बताया जा रहा दीपक जी? देखिए, जिस प्रकार से ठेकेदार है उन्होंने कहा कि ये ठेका जो है पहले किसी और को दिया था, उसने आगे किसी और को ठेका जो है सबलेट कर दिया था, उसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें खुद भी जानकारी नहीं थी कि कौन सा ठेकेदार जो है ये कार्य करवा रहा है, जबकि जिसको सबलेट किया गया था उसे ये कार्य करना चाहिए था। तो इस प्रकार के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं कि ठेकेदार ने कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं किया, न ही समय पर संभाला, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से लगातार शिकायत करेंगे ताकि इस मामले का जो है कार्रवाई सही तरीके से हो पाए। ठीक है दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो भिवानी से खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां राधा कृष्ण स्कूल की बिल्डिंग बदहाल है। पहले ही बारिश में पोल खुल गई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है और ये बिल्डिंग हैंडओवर की जानी थी शिक्षा बोर्ड को, लेकिन शिक्षा बोर्ड ने यहां फैली व्याप्त बदहाली देख करके इसे लेने से मना कर दिया है। और इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और राष्ट्रपति उम्मीदवार जो विपक्ष के हैं यशवंत सिन्हा, उनके लिए ये बैठक बुलाई गई थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास पर इस बैठक को आयोजित किया गया था। और बैठक के बाद संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। भूपेंद्र हुड्डा और यशवंत सिन्हा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस ने पीसी भी की और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के यशवंत सिन्हा का बयान भी सामने आया है। पहले के मुकाबले असाधारण परिस्थिति में है चुनाव। पूरे देश में डर और भय का माहौल है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार परम श्रद्धेय श्री यशवंत कुमार सिन्हा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश विधायक दल में प्रतिपक्ष के नेता, बहुत ही हमारे हरियाणा। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। इसमें तमाम कांग्रेस के विधायक पहुंचे और बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मंथन किया गया। तो विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा ने सभी विधायकों से वोट की अपील भी की। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश में डर का माहौल है और पहले से विषम परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है और इसके साथ ही साथ सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप सरकार पर लगाया है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो कही गई हैं यशवंत सिन्हा की ओर से।
तो आप तक बड़ी और अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और बैठक के बाद कांग्रेस की पीसी भी कांग्रेस ने पीसी की और इस पीसी के जरिए यशवंत सिन्हा ने सरकार पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में डर का माहौल है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है चंडीगढ़ में और इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मंथन किया गया, चर्चा की गई। इस बैठक में शामिल होने के लिए यशवंत सिन्हा भी पहुंचे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास पर आयोजित की गई थी, जहां कांग्रेस के सभी विधायक पहुंचे और इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मंथन किया गया। तो चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां बैठक हुई है कांग्रेस विधायक दल की। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड जुड़ रहे हैं स्वर्णजीत सिंह बाबा। स्वर्णजीत जी, क्या अपडेट है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सरकार पर आरोप भी लगाए गए हैं यशवंत सिन्हा की ओर से। साफ तौर पर कहा गया है कि विषम परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है और देश में डर का माहौल है। क्या अपडेट है? देखिए विवेक, सबसे पहले यशवंत सिन्हा जब यहाँ कांग्रेस के विधायकों के साथ आज बैठक के लिए यहाँ पहुंचे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने आगाज किया तो सबसे पहले उन्होंने ये बात रखी कि वो उस समय किसी समय में आपको याद होगा कि यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक हुआ करते थे और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे। उस समय में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईडी का इस्तेमाल या सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल आपसी द्वेष के लिए या दबाव के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि आज देश में आज 2022 में केवल ईडी या सरकार की जितनी भी सरकारी एजेंसी है उनका इस्तेमाल केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आपसी रंजिश के ऊपर द्वेष भावना को लेकर ही हो रहा है। और उन्होंने कहा कि डर का माहौल लगातार इस देश में बनता जा रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस समय अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, हम बात करें महंगाई की, हम बात करें इकोनॉमी की, देश की अर्थव्यवस्था की, तो हर जगह पर देश जो है विफलता लगातार सामने आ रही है। और उन्होंने यूएस डॉलर का आज का उन्होंने रेट भी बताया। उन्होंने कहा कि आज 89 रुपए से भी ऊपर जो है डॉलर अगर कंपेयर करें रुपये के कंपैरेटिव तो 89 रुपए से भी ऊपर का आज भाव है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था जा रही है। और दूसरा, उन्होंने बहुत से वायदे विवेक किए। उन्होंने वायदे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लिखित तौर पर यह कहा, कश्मीर को लेकर के 8 से 10 वायदे उन्होंने किए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धारा 370 और 35 जब से हटाई है 3 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उन धाराओं के चलते जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है उनकी आज भी सुनवाई नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं न्याय पालिका के ऊपर सवालिया निशान है। तो ये बात उन्होंने रखी और साथ उन्होंने कहा कि वो कई राज्यों में, देश के बहुत से अधिकांश राज्यों में वो प्रचार कर चुके हैं और इस समय वो विपक्षी पार्टियों के आपसी सहमति से बने हुए प्रत्याशी हैं। और अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या उनको जीत मिलती है कि नहीं विवेक। लेकिन यशवंत सिन्हा लगातार जो है देश के माहौल की बात भी करते रहे और साथ ही अर्थव्यवस्था की बात भी करते रहे विवेक। ठीक है, इसके साथ ही यशवंत सिन्हा जी ने तमाम बातों का जिक्र किया है। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि जो सभी 30 हमारे कांग्रेस के सभी 30 के 30 विधायक इंश्योर करेंगे कि ये वोट सिर्फ और सिर्फ यशवंत सिन्हा को जाए। तो क्या अभी भी कांग्रेस में किसी तरह की कोई अंदरूनी कलह है या क्रॉस वोटिंग का डर है, कोई ऐसी बात अंदर खाने से? देखिए मैं एक बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उदय भान, उन्होंने जब
प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। उन्होंने जब मंच से उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया तो उन्होंने तीखे स्वर में ये बात कही कि विपक्ष के कई ऐसे राजनीतिक नेता हैं, चाहे वो, उन्होंने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया कि किस राजनीतिक दल से हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो सकते हैं, विपक्षी पार्टी के उन्होंने नेताओं की बात की जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की है, कि वो इस पाले में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जिन्होंने मत किया है। तो उन्होंने कहा बहुत जल्द ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसे आस्तीन के सांप जो हैं उनके मुख से भी पर्दा बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी उठाएगी। लेकिन साथ ही देखिए विवेक, आने वाले समय में अब ये जीत किसके पाले में जाती है, लेकिन एक सुनिश्चित ही है क्योंकि लगातार देश का जो इतिहास रहा है। लेकिन यशवंत सिन्हा ने ये बात भी कही कि अभी जो राष्ट्रपति पद पर 5 साल रामनाथ कोविंद रहे वो केवल मौन व्रत धारण कराए रखे, उन्होंने 5 साल मौन धारण रखा। और जो अभी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की या यूं कहें एनडीए की जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे संबंधित उन्होंने कहा ये रबर स्टैंप होंगी। जो एक उदाहरण देकर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह सरकार थी और जब राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी जब नामांकन दाखिल करने के लिए जाता था तो कांग्रेस पार्टी या यूं कहें यूपीए का जो प्रत्याशी था, चाहे उन्होंने ये कहा कि वो स्वयं से खड़े होकर के अपना प्रत्याशी नामांकन जो है वो कंसर्निंग ऑफिसर को देता था। लेकिन इस बार ये 2022 की जो तस्वीर है वो बिल्कुल विपरीत है। इस समय जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन स्वयं से नहीं दाखिल कर रहा, बल्कि प्रधानमंत्री उसके जो पेपर्स हैं, उसके कागज जो है स्वयं से पकड़कर वो दाखिल कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो केवल रबर स्टैंप रहेंगी। तो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा जब वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे तब की बीजेपी कुछ और थी और आज 2022 की बीजेपी कुछ और है। ठीक है स्वर्ण जी, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए दर्शकों के साथ में। तो सीधा रुख कर लेते एक और बड़ी खबर का। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर है जहां आईलेट्स सेंटर में फायरिंग का मामला सामने आया। 2 नकाबपोश बदमाशों ने 11 राउंड फायर किए हैं। फायरिंग से बच्चों और स्टाफ में दहशत बनी हुई है। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए और मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। तो आईलेट्स सेंटर में फायरिंग का मामला सामने आया है और बता दें आपको कि 2 नकाबपोश बदमाशों ने 11 राउंड फायर किए हैं। फायरिंग से बच्चों और स्टाफ में दहशत है। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन 11 राउंड फायरिंग आईलेट्स सेंटर में की गई है कुरुक्षेत्र के और 2 नकाबपोश बदमाशों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है और फायरिंग के बाद से बच्चों और स्टाफ में दहशत बनी हुई है। डर रहे हैं सभी लोग और कुरुक्षेत्र से बड़ी और अहम जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आईलेट्स सेंटर में फायरिंग का यह मामला है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की तस्वीरें आप देखिए, हम अब तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरह से फायरिंग के बाद शीशे टूटे पड़े हुए हैं। और देखिए आप तस्वीरें, जिस तरह से 2 नकाबपोश बदमाश यहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में 11 राउंड फायर करते हैं और फायर करने के बाद फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कौन थे ये लोग पता लगाया जा रहा है, सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। लगातार बदमाश आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं और अब कुरुक्षेत्र के आईलेट्स सेंटर में फायरिंग की गई है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने 11 राउंड फायर किए हैं और फायरिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार भी हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पंचकुला में आज प्रदेश के पहले राज्य फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने NIFT का शुभारंभ किया। संस्थान में हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए 20% सीट आरक्षित होगी। वहीं वर्तमान सत्र में 3 ग्रेजुएशन और 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स शामिल किए गए हैं। संस्थान के शुभारंभ के दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, गृह एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज और स्थानीय सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर भी इस मौके पर मौजूद रहे।
तो आपको बता दें कि पंचकुला के पंचकुला के सेक्टर 23 में एनआईएफटी का शुभारंभ किया गया है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुभारंभ किया। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है एनआईएफटी सेंटर के लिए और सीएम ने कहा कि एनआईएफटी का 17वां केंद्र स्थापित हुआ है और आपको बता दें कि हरियाणा का ये पहला एनआईएफटी केंद्र है और सभी केंद्रों में से जो पंचकुला के सेक्टर 23 में एनआईएफटी का भवन बनाया गया है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। 133 करोड़ की लागत से इस भवन को तैयार किया गया है और हरियाणा के छात्रों के लिए एनआईएफटी में 20% सीटें भी आरक्षित रहेंगी। स्टाइल में ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। आपके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि वहां के बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। चरण में 10.5 एकड़ जमीन इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। और जो दूसरा चरण है जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल्स बनने हैं, एमपी थिएटर बनना है और क्या तीसरी चीज ऑडिटोरियम बनना है, तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो हम आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूं। बड़ा संस्थान इस रूप में ये आया है और एक खुशी की बात यह है, एक कंसेशन जरूर हमको मिला हुआ है इसके बदले में कि 20% छात्र जो है हरियाणा के डोमिसाइल के होंगे इसमें। और इसी बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर है। बड़ी खबर आपको बता दें गुरुग्राम से, जहां चक्करपुर की गलियों में पानी भर गया बारिश के बाद और सीवरेज की समस्या के चलते भी जलभराव है और डिप्टी मेयर का गांव है चक्करपुर। लंबे समय से गांव में ही ओवरफ्लो की दिक्कतें हैं। वार्ड नंबर 33 का यह मामला, जहां चक्करपुर गांव की गलियों में पानी भर गया, सीवरेज की समस्या के चलते जलभराव हो गया है और डिप्टी मेयर का गांव है चक्करपुर। लंबे समय से गांव में है ओवरफ्लो की समस्या और वार्ड 33 में ओवरफ्लो की शिकायत है। अब देखिए तस्वीरें किस तरह से गलियों में पानी भरा हुआ है, अगल बगल दुकानें हैं और लोग किनारे किनारे जाने को मजबूर है और ये स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई है। ये सीवरेज के पानी की समस्या और हल्की बारिश के बाद पूरी तरह से सीवरेज भी ओवरफ्लो होने लगा और देखिए तस्वीरें आप किस तरह से लोगों को इन्हीं गंदे पानियों के बीच में से होकर के जाना